जो ईडी, सीबीआई, एनआईए सब इस समय खाली होगी, तो उसको जरा दिल्ली विश्वविद्यालय में भेजे, जरा जांच करे कि कितने लोग संघ की शाखाओं में जाते हैं। क्या एक दिल्ली विश्वविद्यालय के 14 साल से पढ़ाने वाले व्यक्ति को ये नहीं बताया जाना चाहिए कि आप क्यों निकाल रहे हैं? नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। मैं आज प्रोफेसर रतनलाल जी के आवास पर हूं और जिस प्रकार से 2 दिन से एक खबर ट्रेंडिंग में बनी हुई है कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को एक इंटरव्यू के बाद में कॉलेज से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज उसी विषय को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। लक्ष्मण यादव और तमाम प्रोफेसर जो ठेके पर हैं और जो परमानेंट हैं, सारे प्रोफेसर यहाँ पर हैं। बहुत सारे स्टूडेंट उनके समर्थन में आए थे। मैं एक एक करके बातचीत करूँगा परिचय के साथ में कि आखिरकार आगे की रणनीति क्या है और ये जो हादसा हुआ है, ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये क्यों हुआ है, इसके पीछे कौन। तो अब लक्ष्मण यादव हमारे साथ जुड़ गए। उनके बाद में हम प्रोफेसर रतनलाल जी की भी इसमें लास्ट में जो प्रतिक्रिया वो लेंगे। और मैं अब यही कहूँगा कि पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के भविष्य के लिए। अभी तक जो हुआ उसको भूल करके और उसको भुला करके आगे क्या प्रोग्राम है, जो हुआ है, लक्ष्मण यादव का मुखर बोलना, लक्ष्मण यादव का अम्बेडकर पे, फुर्रे पे, कबीर पे, नानक रैदास की विचारधारा को आगे बढ़ाना और उसी प्रकार का स्टूडेंट, उसी प्रकार का जमात तैयार करना, ये भारी पड़ा है। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोगों की वजह से ये मुद्दा बहुत दूर तक जाएगा। और अभी तो जिस लड़ाई को हम लड़ रहे थे उस लिहाज से तो ये शुरुआत है। हम प्रोफेसर रतनलाल के घर पर खड़े हैं और हम जानते हैं कि इनको कितना झेलना पड़ा। प्रोफेसर सूरज मंडल हैं, जितने भी लोग हैं न्याय पसंद हैं, संविधान के लिए लड़ते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उन सारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो उसी कड़ी में हमारा नंबर अब आया। फिलहाल मैं इस पूरे मामले को 2 तरह से देख रहा हूँ, 2 एंगल है इसका। पहला ये है कि हम लोग दरअसल आज यहाँ तक पहुँचे हैं तो इन विश्वविद्यालयों की बदौलत ही पहुँचे हैं। अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय न होता तो मैं यहाँ नहीं होता। मेरे जैसे भारत में संविधान और मंडल कमीशन न होता तो हम यहाँ नहीं होते। तो इन सब ने मिलकर हमें बनाया है। तो हम इन्हें सामने अपने बर्बाद होते देख रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि जिन चीज़ों की वजह से हम बने हैं वो बर्बाद हो रही, तो दुख है हमें। वो बर्बाद कैसे हो रही है? मुझे नौकरी नहीं मिली, एक सवाल मेरा है। उसके लिए मैं यही कहूँगा कि मुझे ये बताए, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन बताए, मेरे कॉलेज की सिलेक्शन कमेटी के लोग मुझे जवाब दें कि कौन सी ऐसी पात्रता थी जो हम पूरी नहीं की। 14 साल उसी कॉलेज में पढ़ाया। API स्कोर 100 में 96 है। मैंने पब्लिक कर दिया है, सब कुछ पब्लिक कर दिया। मैंने आज अपना गोल्ड मेडल का जो मेरिट सर्टिफिकेट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने दिया उसको भी पब्लिक कर दिया। अब जरा डिपार्टमेंट, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और अगर समय मिल जाए तो शिक्षा मंत्रालय और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इसमें थोड़ा इंटरेस्ट ले लें। दिल्ली विश्वविद्यालय का मामला है। क्या एक दिल्ली विश्वविद्यालय के 14 साल से पढ़ाने वाले व्यक्ति को ये नहीं बताया जाना चाहिए कि आप क्यों निकाल रहे हैं? क्या वजह थी? क्या मेरिट पर सिलेक्शन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि मेरिट में तो मुझसे ऊपर कोई था ही नहीं। जितने लोग सिलेक्शन कमेटी में थे, मेरा इंटरव्यू वो लोग कह रहे हैं सबसे अच्छा हुआ। फिर कौन सी वजह थी जिसकी वजह से आपने मेरी जगह किसी बहुत कम API वाले को रखा है जिसका 50 या 55 है? मेरी जगह जिनको रखा है उनका एक्सपीरियंस मुझसे बहुत कम है, शोध लेख मुझसे बहुत कम है। फिर क्या वजह क्या है? असल वजह क्या है? और ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यहीं से वो दूसरा सवाल जुड़ता है कि अगर वजह मेरिट नहीं है, अगर वजह एकेडमिक कोई नहीं है, तो इसका मतलब वजह कुछ और है। और अगर वजह कुछ और है तो पहली बात कि विश्वविद्यालय प्रशासन बताए कि वो वजह क्या है, खुल करके बताए। और अगर ये वजह कुछ और है तब ये पूरे देश के लिए खतरा है। मैं तो विश्वविद्यालय में, हिंदू कॉलेज में हम लोग खड़े हैं, यहाँ हमारा एक साथी जब निकाला गया तो वो आत्महत्या कर लिया। कौन जा रहा है पूछने उसके घर में कि उसके घर वालों की क्या बीत रही है? जितने लोग यहाँ से निकाले गए, सैकड़ों की तादाद में निकाले गए। बस होता ही है साहब कि वो बोलते नहीं, क्योंकि अगर निकाले जाने के बाद बोल देंगे तो अगली बार कहीं मौका ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सब लोग चुप बैठे हैं। लेकिन आपने परिवार बर्बाद कर दिए, आपने लोगों का करियर बर्बाद कर दिया। 15 साल 20 साल लोग निकाले जाने के बाद कोई करियर कहीं नहीं जा सकता, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। इसलिए वो सारे लोग नहीं बोले तो इन्हें लगा था कि हम भी नहीं बोलेंगे। भाई हमें तो इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, मेरे साहित्य, लिटरेचर, किताबों ने हमें यही
यही सिखाया कि आप सत्य के साथ खड़ा होना, आप अन्याय के खिलाफ खड़े होइएगा। आप जब कक्षा में जाइए तो मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया था कि आप रीढ़ वाले नागरिक पैदा करेंगे, आप सच और न्याय का पक्ष देने वाले विद्यार्थी पैदा करेंगे। तो वहाँ पर हम सच, न्याय और संविधान की बात करें और जब हमारे ऊपर हमला हो तो हम चुप हो जाएं, ये तो ठीक नहीं था। हम जानते हुए कि इसके बाद हमारा करियर बर्बाद कर दिया जाएगा, इसके बाद कोई हमें नौकरी नहीं देगा, फिर भी आज के तारीख में अगर सब खामोश रहे तो फिर बोलेगा कौन? इसलिए हमें तो बोलना पड़ेगा। बिल्कुल। ये जानते हुए भी कि हमको जब अपने मेरिट से नौकरी लेनी थी तो मेरिट से नौकरी ली, 21.5 साल में ले ली। टॉप किया यूनिवर्सिटी तो अपनी मेरिट से कर ली, पीएचडी, रिसर्च पब्लिकेशन, सब कुछ मेरा मेरिट पे हो गया। तो मैं कमजोर कड़ी मिली नौकरी छीनना छीन लिए, तो मेरा हुनर कैसे छीनोगे? मेरी डिग्रियां, मेरी काबिलियत, तुमने मेरी कक्षा छीनी, मैं अपने घर में बैठकर वहां से विद्यार्थियों को पढ़ा लूंगा, मैं वहां से संविधान की बात करूंगा, साहित्य की बात करूंगा, वो तो नहीं छीन सकते। सवाल इस बात का है कि तुम विश्वविद्यालय को बर्बाद कर रहे हो अपना। अब मेरे कुछ सवाल हैं, अब ये लंबी बातचीत की बजाय पूरे देश के लोगों से एक अपील है। मेरे सिलेक्शन कमेटी में जितने लोग बैठे थे उनके बारे में, अब तो चुनाव का ही नहीं है ना देश में, जो ईडी, सीबीआई, एनआईए सब इस समय खाली होगी, तो उसको जरा दिल्ली विश्वविद्यालय में भेजे, जरा जांच करे कि कितने लोग संघ की शाखाओं में जाते हैं। मेरे प्रिंसिपल का आरएसएस से क्या रिश्ता है? मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, वो आरएसएस के हो सकते हैं, लेकिन अगर वो आरएसएस के हो करके किसी कॉलेज के प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार हो सकते हैं, तो मैं किसी अलग विचार का हो करके असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हो सकता। टीवी पर बैठ करके यहाँ के प्रोफेसर जहर बोल सकते हैं, एक विचारधारा का पालन पोषण कर सकते हैं, तो लक्ष्मण यादव संविधान की बात नहीं कर सकता। तो पहला सवाल मेरा ये है, जरा जांच करके बताया जाए कि कौन कौन दिल्ली विश्वविद्यालय के ऐसे प्रोफेसर हैं जो आरएसएस की शाखाओं में जाते हैं, कितने प्रोफेसर ऐसे हैं जिनके रिश्तेदारों को नौकरी दी गई है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको कम मेरिट पर नौकरी दी गई है, क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में पैसा लेकर नौकरी दी जा रही है, क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में आरएसएस की शाखाओं से लोग भर्ती किए जा रहे हैं? ये तो लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। साख दाव पर है इस विश्वविद्यालय की, और हमारा ये विश्वविद्यालय है, मुझे चिंता है अपने विश्वविद्यालय की। इसलिए आज कुलपति को सामने आकर इसका जवाब देना चाहिए कि नहीं, ये देखो प्रमाण, हमने कभी किसी को पैसा लेके नौकरी नहीं दी, ये प्रमाण है कि कोई आरएसएस का कैडर नहीं भरा जा रहा। और भाई आज जितने लोग नौकरी कर रहे हैं आरएसएस वाले, इसमें अधिकांश लोग तो नौकरी में तब आए होंगे जब कांग्रेस की सरकार थी। बड़ी बात है। तो विश्वविद्यालय में नौकरी मेरिट से होती है, इंटरव्यू से होता है, आपके लिखने, पढ़ने और एकेडमिक काम करने से होता है। विचारधारा देखकर न नौकरी ली जाती है, न किसी की नौकरी छीनी जाती है। और कबूल करिए कि आपने लक्ष्मण यादव की नौकरी कर विचारधारा के नाम पर छीनी है, तो ये विश्वविद्यालय को बर्बाद करना है कि नहीं है? आखिर में केवल इतना कहूंगा कि मैं तो बोल रहा था, बहुत सारे लोग वो मारे गए जो चुप थे, उनको भी नहीं, और बहुत सारे तो हमारे ऐसे लोग थे जो उधर से शाखा में चले गए कि परमानेंट हो जाएंगे, उनका भी नहीं हो रहा है, उनका भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए विश्वविद्यालय गुलाम और डरा हुआ ऋणविहीन टीचर, मुर्दा नागरिक पैदा करता है, और विश्वविद्यालय बर्बाद हो गए तो देश बर्बाद हो जाएगा। मैं विश्वविद्यालय में हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बर्बादी सामने है। इसी विश्वविद्यालय में यज्ञ होते हैं, इसी विश्वविद्यालय में गौशाला खुल रही है, इसी विश्वविद्यालय में मंदिर पर कार्यक्रम हो रहे हैं, इसी विश्वविद्यालय में एक विचारधारा के लिए परेड करते हैं, तो उससे विश्वविद्यालय का माहौल खराब नहीं होगा। हम संविधान की बात करते हैं तो कैसे खराब होगा? मैं फिर से जाते जाते कह रहा हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति जवाब दें, शिक्षा मंत्री जवाब दें और आदरणीय प्रधानमंत्री जवाब दें, किसी प्रोफेसर को नौकरी से निकालने की वजह क्या है? ये वजह मैं जानना चाहता हूं, और उस ठोस वजह को जब तक मुझे नहीं पता चलेगा, करियर का कुर्बान होगा ना, नौकरी छीनिए, हौसला थोड़ी छीनेंगे, लड़ेंगे, और अब इस पूरी लड़ाई को जन आंदोलन बनाने की कोशिश करेंगे। हम पूरे देश के लोगों से ये अपील करते हैं, आप सब मुल्क के हुक्मरानों के नाम चिट्ठी लिखिए, आप सब राष्ट्रपति के नाम चिट्ठी लिखकर सवाल पूछिए कि विश्वविद्यालयों को बर्बाद क्यों किया जा रहा है। और इस शिक्षा बर्बाद हो गई ना, ये सारे प्राइवेट हाथों में बेचे जा रहे हैं, ठेके पर प्रोफेसर रखे जा रहे हैं, ठेके पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस बढ़ाई गई, विद्यार्थी आंदोलन के तो जेल में है। 69,000 शिक्षक भर्ती वाले मामले में लोगों ने आंदोलन किया तो उनके ऊपर लाठी चल रही है। शिक्षा बचाओ, विश्वविद्यालय को बचाओ। अगर शिक्षा और विश्वविद्यालय नहीं बचेंगे तो गरीब, कमजोर, मजलूम, दलित, पिछड़े, आदिवासी घरों के हम पहली पीढ़ी के लोग थे, यहाँ तक आए
आगे फिर आने वाले दरवाजे बंद हो रहे हैं। इसलिए एक बड़े आंदोलन की अपील मैं देश के लोगों से कर रहा हूँ। ये लड़ाई जारी रहेगी और आगे हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। आप लक्ष्मण यादव थे। मैं अंत में प्रोफेसर रतनलाल जी से, तमाम जो यहाँ पे प्रोफेसर थे जिन्होंने अपनी बात रखी लक्ष्मण यादव के समर्थन में या इस गैर बराबरी की जो व्यवस्था है इसके समर्थन में, मैं अब अंत में प्रोफेसर रतनलाल जी से उनकी जो राय है तमाम प्रोफेसर्स को सुन करके वो क्या कहना चाहते हैं। सर, आपने तमाम प्रोफेसर्स को सुना, लक्ष्मण यादव को सुना, तमाम लोगों को सुना, क्या लगता है किधर जा रहा है शिक्षा, किधर जा रहा है विश्वविद्यालय, किधर जा रहे हैं सारी चीज़ें? अभी तो आज आप मेरे घर पे हैं। हाँ। और आप सब जानते हैं कि यहाँ पे मीटिंग होती रहती हैं, पॉलिटिकल मीटिंग भी होती हैं, लीडर्स भी आते हैं, अभिनेता भी आते हैं, पत्रकार भी आते हैं। तो आज सुबह से कई बार फ़ोन आ लिया पुलिस का मुझे, और आप में से कुछ लोग आए हुए तो प्रिंसिपल यहाँ कहा गया कि एडमिन ने जो है मना किया है। फिर मैं वहाँ गया, हमने किसकी हिम्मत है कि क्यों मना किया भाई, मेरे घर पे तो आ ही सकते हैं लोग। तब ये प्रेस वार्ता यहाँ पे हो पाई है। और मूलतः बेसिक बात ये है कहना कि ये बेसिकली एक धर्म युद्ध है। लक्ष्मण यादव ये सब घटना है, संकेत है ये सब। और इस तरह से सैकड़ों टीचर्स निकाले गए हैं यहाँ से। ऋतु का मसला सामने ही है, बहुत सारे SC ST के टीचर्स हैं, उनको प्रमोशन रोके हुए हैं। तो ये तमाम मसला है, ये सीधा और सीधा धर्म युद्ध है कि यूनिवर्सिटी में आडंबर पाखंड पढ़ाया जाएगा कि यूनिवर्सिटी में साइंटिफिक नॉलेज दिया जाएगा। ये धर्म युद्ध है। संविधान एक तरफ है और RSS एक तरफ है। ये सीधा बुद्धिवाद और आस्था के बीच लड़ाई है। तो मुझे कुछ अटपटा नहीं लग रहा है, लेकिन ये है कि अगर चुप रहें तो ये उसी तरह से है कि जब आप दाना खाते रहते हैं तो एक मुर्गा कटता है, दूसरा दाना चुगता रहता है कि मेरा नंबर नहीं आएगा, अगली बार पता लगता है कि उसी का नंबर आ गया। तो विश्वविद्यालय किस शब्द से बना है? विश्व से। इसका मतलब दुनिया के तमाम जो विचारधारा है वो आएंगी जाएंगी, यहाँ पर विमर्श होंगे, तमाम होंगे। RSS के लोग भी यहाँ पे हैं, यहाँ पे अम्बेडकरवादी भी रहेंगे, सब समाजवादी भी, तमाम तरह के लोग रहेंगे, विमर्श होगा। लेकिन इस सरकार में, मोदी सरकार में, जो कि RSS के खुद जो है प्रधानमंत्री कह रहा हूँ, वाइस चांसलर प्रिंसिपल तो छोटे मोटे लोग हैं। ये पूरा यूनिवर्सिटी को जो है कैप्चर, एक तरह लग रहा है कि भारत को उन्होंने कब्जा कर लिया है, यूनिवर्सिटी को कब्जा कर लिया है। सारा का मैं अपील कर रहा हूँ कि आप एक बार जितने प्रिंसिपल बने हैं, जितने प्रोफेसर प्रमोट हुए हैं, जितने अपॉइंटमेंट हुए हैं, उस सब का एक बार जो है आप खाली एक इंक्वायरी करवा लीजिए, मार्कशीट सर्टिफिकेट इंक्वायरी करा लीजिए, आर्टिकल पता करा लीजिए। आधे लोग जेल में रहेंगे, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आधे लोग जेल में रहेंगे। तो ये फर्जीवाड़ा लोग फर्जी करके जितने यहाँ काबिल लोग पढ़ाने वाले, लंबे समय से पढ़ाने वाले लोग हैं, वो सबको हटा के और सीधे सबका मोबाइल चेक किया जाए। एक्सपर्ट, प्रिंसिपल और जितने VC नॉमिनी आए हैं, सबका मोबाइल नंबर चेक किया जाए, उसका बातचीत किससे किया है, किससे किस समय बात किया, इंटरव्यू कब हो रहा है, सब आपको दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। बेसिक बात है कि RSS की विचारधारा जो डाइसेंट को बर्दाश्त नहीं करती है, डाइसेंट को बर्दाश्त नहीं करती है। वो चाहती है कि यहाँ पे एकदम पूरा और पूरा मनुस्मृति पढ़ाई जाए। हिंदू स्टडी सेंटर खुल रहा है, यहाँ गोमूत्र गाय ये सब पढ़ा जाए। यूनिवर्सिटी इस काम के लिए बना था। इसलिए एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, गांधी की विचारधारा होगी, उनमें वेरिएशंस होंगे, और ये तीनों जो है गोलवलकर और सावरकर के विचारधारा के खिलाफ थे। और लग रहा है कि RSS ने इस देश पर कब्जा कर लिया है। इसलिए ये घटना नहीं, ये संकेत है। इस तरह की घटनाएं होंगी, इसलिए पूरे नेशन वाइड इनके खिलाफ आंदोलन चलाने की जरूरत है। इनको सबसे पहले इनको हराना जरूरी है। ये सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि ये कुछ मतलब कहीं आप चिट्ठी लिखिए वाइस चांसलर को, प्रिंसिपल कोई जवाब नहीं देगा। अरे वाइस चांसलर के अंडर में थोड़ी काम करते हैं हम प्रिंसिपल के अंडर में थोड़ी काम करते हैं। वो कलीग है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होंगे। तो मैं कुछ लिख के दूँ, कोई जवाब नहीं, लेकिन उस संघ कार्यालय से कोई लिख के आ जाएगा, RSS का संघी लिख के देगा तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। ये प्रेस वार्ता करना, अपनी बात रखना, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है। तो क्यों पुलिस हमसे फ़ोन करके पूछ रही है? अभी शाम में भी एक स्टाफ आया, बोला कि यहाँ के क्लिपिंग चाहिए। हमने शाम में जाओ, पूरे सोशल मीडिया पे क्लिपिंग मिल जाएगा। तो ये हाल है। लग रहा है कि देश दोबारा जो है ये गुलाम बन गया है, ये मनुस्मृति या गुलाम बनाने की तैयारी है। इसलिए इसको खाली आप सिम्टम समझिए। ये एक इंडिविजुअल रतनलाल और सूरज मंडल और इसकी लक्ष्मण की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे आने वाली जनरेशन की है। शुक्रिया। जनरेशन की है। तो एक अपील मैं करना चाहूँगा।
अभी जो तमाम शिक्षक यहाँ हैं और डॉक्टर रतनलाल जी के यहाँ उपस्थित हैं, मैं 2 अपील एक तो तमाम राजनीतिक दलों से करना चाहूँगा जो शोषित समाज के हित साधते हैं, खुद को दलित, पिछड़े और आदिवासी और अल्पसंख्यक के हितैषी कहते हैं, वो इस तरह की घटना पर अपने अपने पार्टी में रिपोर्ट दें और अगर संभव हो तो हस्तक्षेप करें। और दूसरा, मैं तमाम ऐसे लोग जो इंसाफ पसंद है, संविधान के पक्ष में, उनसे पूछता हूं कि विश्वविद्यालय को आरएसएस मुक्त होने के लिए क्या आप लोग भारत बंद में साथ देंगे कि नहीं, इस पर विचार करें। चलिए। जय संविधान।